मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज के वीडियो में भी आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और ज्ञान वृद्धि का लुत्फ उठाएंगे। दर्शकों, आज के वीडियो में हम विचार करेंगे अच्छी शिक्षा, बुद्धिमान भी है, रोजगार की समस्या और दांपत्य सुख की परेशानी और धन की स्थिति उतार चढ़ाव। दर्शकों, प्रत्येक प्राणी को अच्छी शिक्षा भी चाहिए, विवाह भी चाहिए, दांपत्य सुख भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, यानी एक जीवन यापन करने के लिए ये बेसिक सुविधाएं सभी चाहिए। लेकिन जातक की कुंडली में इन सुविधाओं का, इन योगों का कुछ अभाव है। देखते हैं क्या है। दर्शकों, आपकी कुंडली में चाहे लगन किसी भी राशि का हो, आप अपनी कुंडली उठा के देख लो। आज यहां पर मुझे नवास का भी वितरित करना है, इसलिए मैं आपको जवानी बता देता हूं। आपकी कुंडली में लगन कोई भी हो, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, अगर आप अमावस्या के दिन पैदा हुए हैं, अगर आपका चंद्रमा सूर्य से अस्त है, तो आप ये समझ लो आप अमावस्या योग में है। तो अमावस्या योग, लगन कोई भी हो और चंद्र और सूर्य की युति कहीं पर भी हो, वो अमावस्या योग होता है। अमावस्या योग में पैदा हुए और सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है, हर एक कुंडली का ये सप्तम भाव है। इस सप्तम भाव पर पृथाजनक ग्रहों का प्रभाव दांपत्य सुख में अशुभता का कारण बनता है और एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं, तलाक भी हो सकता है या कारण से कुछ भी हो, लेकिन दांपत्य जीवन में मधुरता का कारण बनता है। और किसी भी कुंडली में, आपकी कुंडली से किसी भी लगन की हो, ये एकादश भाव है, इसको आमदनी का भाव कहते हैं और ये द्वितीय भाव धन का भाव है। अगर एकादश भाव पीड़ित हो तो आमदनी में उतार चढ़ाव होंगे और द्वितीय भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में हो तो धन की हानि होगी, आपकी चाहे कोई कुंडली में भी हो। तो आज विचार करेंगे एक पुरुष जाति की कुंडली में जो अच्छी शिक्षा होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी उसको रोजगार की परेशानी है, दांपत्य सुख की परेशानी है और धन की परेशानी है, वो योग आपकी कुंडली में भी हो सकते हैं। जातक का जन्म 24 जून 1998, नक्षत्र आद्रा, चरण 1, वार बुधवार, अमावस्या को हुआ। दर्शकों, ज्योतिष में अमावस्या जो बुधवार की आती है उसका बहुत ही महत्व माना गया है पूर्वजों के लिए। यहीं से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जातक के जीवन में उनके जो पूर्वज भटक रहे हैं, जो उनके अतृप्त आत्माओं में भटक रहे हैं, उनका प्रभाव है। तो जातक में पितृदोष हो जाता है अमावस्या वाले दिन पैदा होने से। अभी लगन, मिथुन लगन हुआ, लगन के 24 अंश विराजमान है। लगन मिथुन लगन का स्वामी बुध 24 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में है। बुध यहीं पर अपनी राशि में है, लगन में है, ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, ये भद्र महापुरुष योग बना रहा है। यहां पर विशिष्टता प्रदान करने वाला पंच महापुरुष योगों में से एक भद्र महापुरुष योग बना रहा है। उच्च कोटि का विद्वान होगा। बुध अपनी राशि में है, बुध बुद्धि का प्रतीक है, विद्वान है, यहां पर उच्च कोटि का विद्वान होगा, प्रतिष्ठित होगा, ज्ञानी होगा और अच्छा वक्ता होगा, क्यों बुध वाणी का विरोध है। यहीं पर सूर्य और बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं। बालक बुद्धिमान भी होगा और ऐश्वर्य प्राप्त भी होगा। आगे बात करते हैं। दर्शकों, किसी भी कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी सूर्य, शनि और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी
ये 5 ग्रह पृथकवादी होते हैं, परंतु जातक की कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र है, शुक्र को ये दोष नहीं लगता। सूर्य राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। सूर्य की तृतीय भाव में पंचम राशि में सिंह राशि में राहु अधिष्ट है, तो सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सूर्य राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो गया। राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो गया तो सूर्य पृथाजनक कार्य देगा। यहां पर लगन में भी उसको हानि देगा, उसको ऊंचा उठने से रोकेगा। क्यों? उसमें राहु के गुण आ जाते हैं, परंतु राहु मिथुन राशि का मित्र है, इसलिए लगन में वो कुछ प्रभाव ना दे करके अपनी सप्तम दृष्टि जब सप्तम भाव को देगा तो धनु राशि को देगा, दांपत्य सुख में कमी का कारण बनेगा। तो राहु यानी गुरु इस तरह से सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, सप्तम भाव को देख रहा है, तो जीवन साथी के सुख में कुछ ना कुछ परेशानी देगा। अब बात करते हैं चंद्रमा। दर्शकों, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और लगन में अस्त है। जब द्वितीय भाव का स्वामी, कोषाध्यक्ष, एसबीआई बैंक का स्वामी, धन का स्वामी, कुटुंब का स्वामी अस्त हो गया तो धन की समस्या सामने आ गई। और धन भाव का स्वामी जब लगन में होता है, ऐसे जातक को हमेशा धन की चिंताएं लगी रहेंगी और मानसिक बल कमजोर होगा। तो चंद्रमा अमावस्या के होने से सूर्य से अस्त हो गया। जब चंद्रमा अस्त हो गया तो जातक का मानसिक बल अस्त हो गया। ये आपका चंद्रमा का प्रभाव है। और शास्त्रों में ऐसा भी बोला जाता है, अगर सूर्य और चंद्रमा में से कोई भी एक अव्यवस्थित हो, अस्त हो, पीड़ित हो, ग्रहण योग बना रहा हो, तो कुंडली में कितने भी राजयोग हो उनका पूर्ण फल नहीं मिलता। तो यहां पर जातक का चंद्रमा अस्त हो गया है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। मंगल मिथुन लगन के लिए परम पापी माना जाता है। क्यों? छठे से छठा एकादश भाव है, लेकिन मंगल द्वितीय भाव में 27 डिग्री लेकर के सूर्य से नजदीक अस्त हो गया, प्रभावहीन है। मंगल चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मंगल तो मिथुन लगन में प्रॉब्लम क्रिएटर है, तो इसलिए प्रभावहीन है। बुध का हम अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, मिथुन लगन में गुरु सप्तम भाव का स्वामी बनता है और दसम भाव का स्वामी बनता है। सप्तम भाव जीवन साथी से संबंध है और दसम भाव कर्म भाव है। कर्म भाव में सम्मान की आवश्यकता है, शीर्ष कोण है और पिता के सुख का भाव है। परंतु मिथुन लगन में जब गुरु 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है, कि सप्तम भाव भी केंद्र है, दसम भाव भी केंद्र है, तो उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। अगर उस दोष को भंग नहीं होता है तो गुरु फल देने में सक्षम नहीं होता, तो गुरु प्रभावहीन हो गया। गुरु का कोई प्रभाव जातक को नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र मिथुन लगन में पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। पंचम भाव संतान, बुद्धि, विद्या का भाव है, विवेक का भाव है, प्रेम प्रसंग का भाव है। शुक्र द्वादश भाव में बैठ करके खुश होता है, अपनी राशि में है। शुक्र यहां पर उसको अपनी राशि में जातक को सामान्य रूप से धन भी दे रहा है, प्रत्येक सुख की उसको प्राप्ति होगी, धन की स्थिति थोड़ी अच्छी होगी, परंतु वह संग्रह नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर शुक्र बैठ करके बहुत खर्चा कराता है। और छठा भाव रोग का भी है, ऋण का भी है, तो कर्जा लेकर के भी शुक्र खर्च कर देगा। क्यों? दसम भाव में खर्चा कराता है। हां, इतना जरूर है, शुक्र धन का देवता है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र बेटी है, शुक्र पत्नी है। शुक्र पर कोई पाप प्रभाव डायरेक्ट नहीं है, परंतु आगे चल के देखते हैं कि क्या प्रभाव है। मंगल यहां पर है और शनि यहां पर है। शुक्र पाप कर्तृ योग में है, या सूर्य यहां पर है। शुक्र से द्वितीय भाव में सूर्य है और द्वादश भाव में शनि है। शुक्र पाप कर्तृ योग में है, अपना पूर्ण फल देने में असमर्थ है। ऐसे जातक को अच्छी सहवास सुख मिलना चाहिए था, लेकिन यह सूर्य और शनि शुक्र के दोनों तरफ भावों में है। द्वादश भाव में शनि है, द्वितीय भाव में शुक्र है,
तो शुक्र अपना फल देने में असमर्थ है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव है और नवम भाव धर्म का भाव माना गया है, भाग्य भाव माना गया है। शनि एकादश भाव में अपनी नीच राशि में है। शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है। इस शनि का नीच भंग नहीं हो रहा है। आमदनी के मार्ग में कठिनाई होगी, भाग्य और धर्म के क्षेत्र में कमी होगी, धन प्राप्ति में अनुचित साधन का प्रयोग भी कर सकता है। अष्टमेश है, तीर्थ दृष्टि से लगन को देख रहा है, शरीर में कोई कष्ट बीमारी भी दे सकता है। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को उस दृष्टि से देख रहा है, संतान और विद्या की कोई कमी रहेगी नहीं रहेगी। जातक अच्छी जातक को संतान सुख भी होगा और विद्या के क्षेत्र में भी उसको सफलता मिलेगी। लेकिन नीच का शनि है, जीवन में संकटों का सामना करना पड़ेगा, इसका कोई नीच भंग नहीं हो रहा। अब बात करते हैं राहु की। राहु पराक्रम भाव में है, पराक्रम की कमी नहीं, भाई बहन से कष्ट मिलेगा। राहु पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, यहां पर राहु देख रहा है, यहां पर सूर्य देख रहा है। इस सप्तम भाव पर राहु पंचम दृष्टि से सप्तम भाव पर देख रहा है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, सप्तम भाव व्यवहार व्यवसाय रोजगार का ही भाव है, क्यों दशम से दशम है। इधर सूर्य का प्रभाव है, इधर राहु का अशुभ प्रभाव है, क्योंकि सूर्य राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी का कारण बनता है। सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, भाग्य में अड़चन होगी। और नव दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है और लाभ में रुकावट होगी। नवम दृष्टि से शनि भी शत्रु राशि से देख रहा है और राहु भी शत्रु राशि से देख रहा है। एकादश भाव पूर्ण रूप से पीड़ित है और भाग्य भाव का स्वामी शनि भी राहु से पीड़ित है, शापित योग बन रहा है। इस प्रकार राहु और शनि का एकादश भाव में प्रभाव हो जाना आमदनी की कमी को करना है। इसलिए जातक को कुछ ना कुछ हेरा फेरी करके गलत तरीके से आमदनी, जब सीधे रास्ते से नहीं रखते तो खाना है, तो गलत रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो राहु गलत रास्ते पर चला देता है, मायावी बना देता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु नवम भाव में है, भाग्य में परेशानी, कठिन परिश्रम से कुछ सफलता। पंचम दृष्टि लगन भाव पर है, पंचम दृष्टि लगन भाव पर है और उसके विचार तो ऊंचे होंगे, पराक्रमी होगा। और सप्तम पंचम नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में दिक्कत आएगी। और सप्तम दृष्टि से तीर्थ भाव को देख रहा है, पराक्रमी तो होगा। यहां पर केतु लगन को पीट रहा है, तीर्थ भाव को पीट रहा है, नवम भाव को पीट रहा है। थोड़ी सी टांग खींचेगा, जो शनि प्रभाव दे रहा है विद्या बुद्धि में, उसका खींचेगा। दर्शकों, मैंने आपको अभी ये सभी ग्रहों का उपाय बताया। मैंने आज का जो वीडियो है, अच्छी शिक्षा, जातक बुध भद्र, जातक भद्र महापुरुष योग बना रहा है, बुद्धिमान है, शनि उस दृष्टि से देख रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है। आपकी कुंडली में कोई भी लगन होने दो, अगर पंचम भाव बलवान है और लग्नेश बलवान है तो अच्छी विद्या मिलेगी। अमावस्या योग में जो जातक पैदा होता है वह जीवन साथी के लिए भारी होता है। आपकी चाहे कोई भी कुंडली हो, अगर आपका अमावस्या योग में है तो जीवन साथी के लिए भारी होता है। और आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर राहु और सूर्य का इस तरह से किसी पृथक ग्रह का प्रभाव हो तो आपके जीवन साथी को आपसे दूर धकेलता है। एक अमावस्या योग, एक जीवन साथी को दूर देखना। साधारण तौर पर ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अमावस्या योग वाले जातक को विवाह करने से पहले, अगर लड़की है तो कुंभ विवाह और लड़का है तो अर्क विवाह करके फिर योग जीवन साथी से विवाह करना चाहिए, चाहे आपकी कुंडली कोई भी हो। अगर आपका जन्म अमावस्या योग में है, सप्तम भाव में पीड़ित है, तो तलाक की आशाएं बढ़ जाती हैं। एकादश भाव में पाप प्रभाव है तो आमदनी में स्थिरता नहीं। आपकी कुंडली कोई भी हो, एकादश भाव में पाप प्रभाव होगा तो आमदनी की
दिक्कत आएगी। यहां पर जैसे ये पाप प्रभाव है, धनेश अस्त, धन का स्वामी अगर अस्त होगा, आपका धन का स्वामी कोई भी होता है और अगर लगन में अस्त होगा तो हमेशा आपको धन की चिंताएं लगी रहेंगी, ये परेशानी आएगी। सप्तमेश का नवासपति, यहां पर सप्तमेश का नवास, सप्तमेश नवास में उच्च राशि में है, गुरु उच्च राशि में है, इसका नवापस्थिति चंद्रमा हुआ, चंद्रमा अस्त है, दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। दूसरी तरफ 10 को अगर सप्तमेश नवास में उच्च राशि में है तो हमारे ज्योतिष के विद्वानों का यह मत होता है कि ऐसे जातक की कई शादियां होंगी, ये भी एक है, इसलिए दोष निवारण कर शादी करना चाहिए। आगे और बढ़ते हैं। चंद्रमा से दसम गुरु, चंद्रमा से दसम देव गुरु तो ऐसा बना देता है कि ऐसा ज्ञानी तो होता है, लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध स्त्री और पुत्रों को छोड़कर तपस्या के लिए चले गए तो ऐसा बताते हैं कि तपस्या करने वाला महात्मा बुद्ध की तरह वो स्त्री और पत्नी को छोड़ करके तपस्या में करने चला जाता है और उसको सांसारिक जीवन से कोई फायदा नहीं होता। अगर आपका भी इसी तरह से है, चंद्रमा से दसम गुरु है, तो आप ऐसा ही मान के सोचिए कि ये तपस्या वाला योग बनता है। दर्शकों, मैंने आपको आज कुंडली में अच्छी शिक्षा, विद्वान होते हुए भी रोजगार की परेशानी बताया, चाहे आपकी कुंडली भी कोई भी हो, और जीवन नवास कुंडली जीवन साथी की कुंडली बताई गई है, तो नवास कुंडली में भी सप्तमेश की अच्छी स्थिति नहीं, हमारे विद्वानों का मत है ऐसे एक से अधिक शादी होंगी। और लगन कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो तो दाम्पत्य सुख की कमी आती है। धन की परेशानी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी कुंडली में एकादश भाव पाप प्रभावित है और द्वितीय भाव की स्थिति अच्छी नहीं है तो धन की परेशानी होगी। इस जातक की कुंडली में मैंने आपको ये सारे योग की व्याख्या सहित बताया। आगे जातक की कुंडली में राहु तृतीय भाव में, केतु नवम भाव में स्पष्ट कालसर्प योग बन रहा है। ऐसा कालसर्प योग वासुकी नामक कालसर्प बनता है। कुटुंब में परेशानी, भाई बहनों से कष्ट, सुख में परेशानी, मित्रों से धोखा, भाग्य का पूर्ण सुख नहीं, धन कमाता है बदनामी भी साथ होती है, परिजनों से कोई ना कोई मुसीबत और यश का भाव, संघर्ष में जीवन होता है। ये कालसर्प दोष का प्रभाव है। तो जातक का मैंने आपको सभी दोष और प्रभाव बताया। अब करते हैं विचार। हमने दोष और योग तो बताए, तो अब इनका उपाय। दर्शकों, अमावस्या योग है, मैंने पहले ही बताया, बुधवारी अमावस्या है, पितरों का बहुत बड़ा प्रभाव है। जातक को पितृदोष निवारण करके अमावस्या योग की शांति करनी चाहिए। उसके बाद जातक को योग कन्या, अगर कन्या है तो योग पुरुष से विवाह करने चाहिए। शनि पर राहु का प्रभाव है, शापित योग है, शनि और राहु युति का उपाय करना चाहिए। और इस कालसर्प दोष का निवारण करना चाहिए। पितृदोष करें, कालसर्प दोष का निवारण करें, शनि राहु का जो प्रभाव है उसका निवारण करें, और अमावस्या योग की शांति करें। और हमेशा प्रातः सूर्य को जल देना ना भूले, ताकि वो चंद्रमा को अस्त से पीछा छोड़ेगा। विधिवत जल दे। मैं कहता हूं आपको 3 महीने में ही असर आपको पूरा अच्छा लग जाएगा। और इतना अच्छा जातक है, बुद्धिमान है, लेकिन ग्रहों के हिसाब से उसको व्यवसाय की कमी, दाम्पत्य सुख में कमी का कारण मैंने आपको उपाय भी सभी बताया। दर्शकों, मैंने आज कुंडली नवास के साथ, क्योंकि स्त्री सुख के लिए नवास देखना आवश्यक है, इसलिए मैं नवास कुंडली का बताया। आपकी कोई भी कुंडली हो, मैंने उसके आपको उपाय और उसके दोष बताए। मैंने शास्त्रों के अनुसार आपको उन दोषों का वर्णन बताया, उनका उपाय बताया। अपने अनुभव और ज्ञान के हिसाब से जो मैंने अनुभव पाया है पूजाओं के थ्रू, ऐसे पूजाओं में ऐसे जातक के पुरुष प्रकट हो जाते हैं और सवाल जवाब हो जाते हैं। मैं फिर कहूंगा कि पुरुषों की शांति, पुरुषों की मुक्ति कराना सबसे पहला काम है। और श्राद्ध पक्ष में अमावस्या में उनके निमित्त जो भी श्राद्ध है उसको निकालना भी आवश्यक है। और उसके साथ साथ आपको जो ग्रह पीड़ित है, जो परेशान दे रहा है, उसका उपाय भी करना आवश्यक है। उसके कारत्व के
भी काम आपको करने होंगे, आपको अवश्य फल मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरी बात को मानिए कि मैंने इस तरह की कुंडलियों की बहुत ही मैं यहां पर पूजा दोष निवारण कराए, भगवान ने उनको भी फल दिया, तो आपको भी फल देगा। जैसा आपको पता है, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर। यहाँ पर काल सर्प दोष, पितृ दोष की पूजाएं ऑर्गेनाइज की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरी जीवन का सार निचोड़ कर देता है। 20-25 पेज हाथ से लिखित हो जाते हैं। जो इच्छुक है अभिवादन संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभाव की राह आसान करने के लिए भेजता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको फायदा उठाने की। अंत में फिर कहूंगा, दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप ये समझते हैं कि आपके मेरे वीडियो से आपका कुछ मार्गदर्शन हुआ है, तो मैं आपसे ये आग्रह करने के काबिल हो जाता हूं कि आप मेरा वीडियो अवश्य लाइक करें, अवश्य शेयर करें, और जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार आपके वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आकर सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।